पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तक आपने सुना कि रंजन अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील लड़का है। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे प्यारी है, तो माँ की उसके साथ अपना घर छोड़ने को कहते ही अपने पिता को भारी मन से छोड़ देता है। सुमन ने अशोक को छोड़ने का फैसला भी दिल पर पत्थर रखकर किया था, क्योंकि सुमन को लगा उसने जिस पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, उसने उसका विश्वास तोड़कर किसी के साथ घर बसा लिया और बिना बताए एक बेटी को भी उसके घर लाकर खड़ा कर दिया। पर सुमन का दिल इतना भी पत्थर नहीं हो सका कि सौतेली बेटी के लिए ना पिघले, इसलिए उसे नया नाम झिलमिल देकर अपना लिया। साथ ही झिलमिल ने भी अपनी माँ को वापस पा लिया। ऐसा महसूस करना झिलमिल शुरू कर दी तो वो भी अपने माँ, पिता और भाई के साथ पहली बार पूरे परिवार के साथ रहने के अपने सपने को सुमन के लिए वहीं तोड़कर सुमन के साथ चली गई। सुमन ने अपने सहकर्मी शारदा के घर पनाह लेने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने मायके तक इस कलह को नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसी घर में आज सभी का पहला दिन था, पर सुबह जब रंजन बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो चौंक गया। अब आगे की कहानी आप रंजन के शब्दों में ही सुनिए। ये नहीं हो सकता कि रजनी मैम मेरे सपने में आई थी, अब सामने कैसे आ गई? मैं ज़रूर अभी भी सपने में ही हूँ। खुद को नोच कर देखता हूँ, ये तो सच में हो रहा है, पर कैसे? मैं सोच ही रहा था कि रजनी मैम ने पलट कर देखा और अपनी प्यारी मुस्कान लिए मेरे पास आकर बोली, तुमको भी मेरी मौसी मिली कब जाने को। ये बात सुनकर तो मेरा मुंह अचरज से और खुल गया और इतना ही कह पाया, मैम आप तो सुमित के पास वाले घर में रहती थी ना। मैम बोली, मैं अब भी वहीं रहती हूँ, यहाँ तो मौसी की दवाइयाँ देने आई थी और स्कूल जाने के रास्ते में इनका घर पड़ता है, तो इतनी सुबह सुबह ही आ गई। रजनी मैम ने अभी भी मुझे स्कूल के लिए तैयार ना देखा तो पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जा रहे हो क्या? मैंने माँ की तरफ देखा जो अभी चाय लाई थी। वो रजनी की बातों को समझने का प्रयास कर रही थी। माँ बोली, ये आज स्कूल नहीं जा रहा है, इसे मेरे साथ किसी काम से जाना है। रजनी मैम ने माँ को देखकर कहा, आप बुरा न माने तो आंटी मैं आपको भी मौसी कहूँ क्या? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ कह सकती हो, पर पेरेंट्स मीटिंग में मुझसे इसकी टीचर बनकर ही मिलना, जिससे मुझे इसकी खबर मिलती रहे। रजनी मैम को आज पहली बार इतना खिलखिलाते देख रहा था, क्योंकि स्कूल में हमेशा गंभीर ही रहती थी, बस कभी कभी ही थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी। इसलिए मेरी नज़र उन पर ठहर गई। उनके एक गाल पर गड्ढा पड़ने से उनकी खूबसूरती आज कई गुना बढ़ गई थी। मुझे पता ही नहीं लगा था कि वो मेरे बिल्कुल पास कब आकर खड़ी हो गई। तभी मेरा ख्वाब टूटा जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मौसी आपको रंजन की जरा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट है, कुछ भी दूसरी बार समझाना ही नहीं पड़ता कभी, इसलिए मुझे सबसे प्यारा है। इतना बोलते बोलते सिर से मेरे गालों तक सहला दिया। रजनी मैम ने मुझे कई बार इस तरह छुआ था, पर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए आज भी मैं अंदर तक झूम गया। पता नहीं क्यों हर बार ही उनकी बातों से मुझे लगता है वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं, पर जाहिर नहीं करती। खैर मैं उन्हें ऐसे ही बैठा बैठा उन्हें चाय पीते देखता रहा और थोड़ी ही देर में वो बाहर जाने लगी। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया तो देखा सुमित स्कूटी पर बैठा उनका बाहर आने का इंतजार कर रहा है। सुमित ने मुझे वहां देखा तो जैसे उसे सांप सूंघ गया। वो मुझे देखकर जो रजनी मैम से कहने जा रहा था भूल गया। फिर रजनी मैम ने उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी और बोली, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, ये रंजन ही है, इसने मेरी मौसी छीन ली। सुमित होश में आया और मेरे पास आकर धीरे से बोला, क्यों बे, मुझे बता नहीं सकता था, और ये क्या है, इनकी मौसी को कैसे जानता है? कहीं तू रजनी मैम के पीछे पीछे तो यहाँ तक नहीं चला आया? अबे बोलता क्यों नहीं? मैं उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अबे सांस तो ले ले, देख मैं मेरी माँ के कहने पर यहाँ आया हूँ और मैम की मौसी मेरी माँ के साथ कॉलेज में पढ़ाती हैं और बाकी की बातें तुझे कल स्कूल में बता दूंगा, जरा लंबी कहानी है,
सुमित ने फिर बेसब्र होकर सवाल किया, क्यों? आज महाशय का मौसी की गोद में बैठने का विचार है। मैंने उसे सीधा उत्तर दिया, नहीं, आज मुझे माँ के साथ कहीं जाना है। तब तक रजनी मैम ने पीछे से आवाज़ दी, तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो स्कूल चलें क्या सुमित? सुमित ने जाते जाते कहा, मुझे तेरी पूरी बात सुने बिना आज नींद नहीं आएगी, इसलिए आज शाम को तेरे घर जाऊंगा। मैं उसे कुछ कह पाता तब तक वो स्कूटी पर बैठकर मैम के साथ वहाँ से चला गया। अभी मैं वापस लौट ही रहा था कि पीछे से झिलमिल ने मुझे जकड़ लिया। मैंने कहा, यह क्या है झिलमिल? झिलमिल ने पीछे से ही कहा, भैया मैं एक शर्त पर तुमको छोड़ूंगी। मैंने वैसे ही खड़े रहकर कहा, शर्त तो बता। झिलमिल बोली, रोज़ मुझे मम्मी नहीं आप सुबह उठाओगे। मैंने उसके एक हाथ को पकड़कर अपने सामने लाया और कहा, बस इतनी सी बात, शर्त कबूल है, पर मेरी एक शर्त है। झिलमिल के मासूम चेहरे पर शंका की रेखाएं खिंच गई तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, शर्त यह है कि तुम मेरी एक आवाज़ पर उठ जाओगी, वरना मुझे तुम्हें उठाने में मेरे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। झिलमिल के चेहरे पर वापस खुशी आ गई। वो बोली, भैया आपको नहीं पता, माँ आज आपके स्कूल में मेरा भी दाखिला कराने जा रही हैं। मैंने अपने आसपास माँ को देखा कि माँ से मैं पूछ सकूं कि उन्होंने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं, पर माँ मुझे नहीं दिखी। मैंने झिलमिल से कहा, अब तो शर्त मान ली, अब जा नहा धो ले। और माँ कहाँ है? झिलमिल ने बाथरूम में घुसते हुए कहा, वो छत पर गई हैं। मैं भी अब धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे बहुत ही मीठी आवाज़ सुनाई दी जो छत से आ रही थी। मैं भी आगे बढ़ गया और माँ के पीछे खड़ा होकर बातें सुनने लगा। माँ ने उस लड़की से कहा, दीदी तुम अपने को कभी अकेला मत समझना, और दीदी तुम्हारे साथ हैं। तुम लिखो पढ़ो और अपने सब सपने साकार करो। मैं आगे बढ़कर उस लड़की को देखने ही जा रहा था कि वो लड़की माँ के गले लिपट गई और अब मुझे उसका चेहरा दिख रहा था। एकदम दूध से सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आँखें, और सबसे सुंदर उसकी नाक मेरी माँ की तरह ही थी। उसके आंखों में आंसू थे। जब आंसू छलक गए तब उसने मुझे चौंकते हुए देखा और माँ के गले से अपना हाथ खींच लिया। इस हरकत पर माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पाया। उन्होंने मेरा परिचय कराते हुए कहा, दीदी ये रंजन है मेरा बेटा, तुम्हारी ही तरह ये भी अभी पढ़ता है। फिर मुझसे कहा, रंजन ये दीदी है और यहाँ दीदी के घर पर किराए पर रहती है। दीदी अब तक अपने आंसू पोंछकर सामान्य हो चुकी थी तो मैंने पूछा, दीदी तुम किस क्लास में पढ़ती हो? दीदी ने छोटा सा उत्तर दिया, 9th में। तभी नीचे से शारदा मौसी की आवाज़ आई, सुमन जरा सब्जी देख लेना, मैं दूध लेने जा रही हूँ दुकान पे। माँ आवाज़ सुनकर तुरंत नीचे चली गई। मैं माँ के पीछे जाने को हुआ तो दीदी की आवाज़ आई, आप मुझे नहीं पहचानते पर मैंने पिछले साल आपको सिंगिंग कंपटीशन में परफॉर्म करते देखा था। मैं बोला, वो तो मैंने टीचर के जोर देने पर गाने की कोशिश की थी, पर मुझे लगता है अगर तुम उस कंपटीशन में होती तो मुझे सांत्वना पुरस्कार भी नहीं मिलता। ये बोलकर मैं हंसने लगा। इतनी देर में पहली बार मैं उसे मुस्कुराता हुआ देखा था। वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी माँ की बुलाने की आवाज़ नीचे से आई तो मैं नीचे आ गया। माँ ने कहा, रंजन मौसी के साथ जाकर दुकान देख ले और जिस दिन घर पर रुके तो मौसी की जगह सामान तू ले आया करना। मैंने शारदा मौसी की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। मैं उनके साथ हो लिया। दुकान वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम पैदल बातें करते हुए करीब 15 मिनट में पहुँच गए। दुकान में शारदा मौसी ने घुसते हुए कहा, रिमी आज राजू कहाँ है? ये पर्चे का सामान निकाल देता। दुकान पर एक मोटी सी औरत बैठी थी जिसने खुद को सजावट की दुकान बना रखा था। सुर्ख लाल लिपस्टिक और गाल दोनों ही बिल्कुल मैच कर रहे थे। साथ ही महंगे से हार, बड़े से झुमके उस औरत को बहुत अमीर बताने के लिए काफ़ी थे। औरत बोली, आइए आइए बहन जी, अभी आता ही होगा, आप पर्चा मुझे दे दीजिए, तब तक कोई और काम भी हो तो निपटा आइए। मौसी ने कहा, नहीं मुझे और कोई काम नहीं है, कोई और लड़का नहीं है आज। उस औरत ने कहा, ठीक है, अभी रिंकू को देकर पहले आपका पर्चा निकलवा देती हूँ। फिर उसने एक लड़के को बुलाकर वो पर्चा देकर सामान निकालने को कहा। लड़के के जाने के बाद मौसी बैठकर बातें करने लगी, पर मेरा मन बातों में नहीं लगने के कारण मैं वहाँ से खिसक कर बाहर की तरफ आ गया। अभी मैं दुकान के शटर के पास ही खड़ा बाहर आते जाते लोगों को देख रहा था कि मुझे खांसने की आवाज़ पीछे से आई। मैं पलट कर देखा तो
कोई 80-90 साल का बुजुर्ग पुरानी सी बेंच पर बैठे थे और खांस रहे थे। मैंने सोचा कि इनको पानी दे दिया जाए तो शायद इनकी। किसी ने कहा, नहीं मुझे और कोई काम नहीं है, कोई और लड़का नहीं है आज। उस औरत ने कहा, ठीक है, अभी रिंकू को देकर पहले आपका पर्चा निकलवा देती हूँ। फिर उसने एक लड़के को बुलाकर वो पर्चा देकर सामान निकालने को कहा। लड़के के जाने के बाद मौसी बैठकर बातें करने लगी, पर मेरा मन बातों में नहीं लगने के कारण मैं वहाँ से खिसक कर बाहर की तरफ आ गया। अभी मैं दुकान के शटर के पास ही खड़ा बाहर आते जाते लोगों को देख रहा था कि मुझे खांसने की आवाज़ पीछे से आई। मैं पलट कर देखा तो कोई 80-90 साल का बुजुर्ग पुरानी सी बेंच पर बैठे थे और खांस रहे थे। मैंने सोचा कि इनको पानी दे दिया जाए तो शायद इनकी खांसी में कुछ आराम मिले। ये सोचकर अंदर जाकर मौसी से कहा, मौसी क्या यहाँ पानी मिल सकता है? मौसी के बोलने से पहले उस औरत ने बड़े मीठे अंदाज में कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारी ही दुकान है, वहाँ फ्रिज में से खुद ले लो। मैंने बोतल निकाल कर हाथ में ले ली और बाहर की तरफ आकर बुजुर्ग को देखा तो उनका चेहरा लाल था पर खांसी कम हो चुकी थी। मैंने उनकी तरफ बोतल बढ़ाई तो वो चौंक गए, पर तभी वो आसपास देखने लगे जैसे वो किसी से डर रहे हो। मैंने कहा, बाबा ये पानी पी लीजिए, खांसी में आराम आ जाएगा, आपके होठ एकदम सूख गए हैं। उस बुजुर्ग ने सूखे गले से बोलने की कोशिश की पर इतना ही बोल पाए, बेटा तुम पानी ले जाओ, मैं ठीक हूँ। मैंने बोतल उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, बाबा प्यास मुझे भी लगी है, पर मैं भी तभी पीऊँगा जब आप पी लोगे। बुजुर्ग की आंखों में नमी सी आ गई और बोले, बेटा तू बहुत प्यारा है, पर अगर मुझे पानी पीते रिमी ने देख लिया तो मुझे रात का खाना भी नहीं मिलेगा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर इतना जान गया कि वो रिमी आंटी से डरकर पानी नहीं पी रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं दुकान की तरफ जाकर खड़ा हो जाता हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं खांस कर इशारा कर दूंगा, पर आप पानी पी लीजिए। इतना कहकर मैं दुकान के अंदर की तरफ आ गया। अब तक ज़्यादातर सामान निकल चुका था तो मैं भी वहीं खड़े होकर सामने देखने लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वापस बाहर की तरफ आया और बुजुर्ग को देखने को बढ़ गया और अब तक वो पानी पी चुके थे। तो मैंने बोतल अपने हाथ में ले ली और बुजुर्ग के चेहरे पर देखा तो होठों पर मुस्कुराहट थी और मेरे पास खड़े होते ही उन्होंने दोनों हाथों से मेरे हाथों को पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया और साथ ही कहते जा रहे थे, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हें दुनिया का हर सुख मिले, इस बदनसीब को तुम्हारे सारे दुख मिल जाएं। मैंने उनसे उत्सुकतावश पूछा, बाबा आप रिमी आंटी से क्यों डर रहे थे? इतना सुनते ही उनकी मुस्कुराहट चली गई और बोले, बेटा मेरा नसीब न फूटा होता तो मुझे इस बुढ़ापे में ऐसे दिन क्यों देखने पड़ते। रिमी को मेरा ग्राहकों से बोलना पसंद नहीं, इसलिए मुझे यहाँ कोने में बैठा कर रखती है और उसका कहना है कि बुढ़ा प्यासा रहेगा तो ये सूखे मुंह से कम बोलेगा, इसलिए सख्त हिदायत दी कि मुझे पानी ना दिया जाए। ये सुनकर जैसे मुझे पहली बार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं ये पता लगने पर बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ। मैंने अब तक सिर्फ मौसी या मम्मी जैसे लोगों को ही जाना था, इसलिए इन बातों पर मेरा भरोसा करना कठिन हो रहा था। एक तरफ मौसी थी जो मुझे अनजान होते हुए भी अपने बच्चे की तरह मुझ पर ममता लुटा रही थी, और दूसरी तरफ ये रिमी आंटी जो अपने पिता समान ससुर जी को सिर्फ इसलिए पानी नहीं दे रही थी कि वो ज़्यादा ना बोल पाएं। अभी मैं सोच ही रहा था कि मौसी सामान का थैला लेकर बाहर आ गई। मैंने देखते ही बाबा की तरफ सिर झुकाकर नमस्ते का इशारा किया और वहाँ से मौसी के पास आकर उनसे कहा, मौसी आज माँ ने ये काम मुझे दिया है तो आप ये थैला मुझे दे दो। मौसी ने कहा, बच्चे तेरे लिए काफ़ी भारी है, मेरी तो आदत है, तू ये मेरा पर्स और दूध की थैली ले ले। मैंने मौसी से कहा, मैं आज आपका कहना नहीं मानूंगा, इसके लिए सॉरी। ये कहकर मैंने वो थैला अपने हाथ में ले लिया और चलने लगा। मौसी ने भी कुछ सोचकर मेरे साथ चलने का फैसला किया। कुछ दूर चलते चलते मैंने मौसी से कहा, मौसी आप रिमी आंटी को कब से जानती है? मौसी ने कहा, जब से उसकी शादी इस घर में हुई तभी से। मैंने कहा, क्या वो शुरू से ही इतनी बुरी है? इस बात ने मौसी को चौंका दिया। उन्होंने मुझे देखा तो मैंने अपनी बात को साबित करने के लिए कहा। मौसी बाहर जो बाबा बैठे थे वो कह रहे थे कि उन्हें आंटी ने सिर्फ इसलिए पानी देने से मना किया है कि वो किसी से ज़्यादा बोल नहीं पाए। मौसी ने मेरी बात समझते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर कुछ कर नहीं सकती इनके लिए,
क्योंकि उनका इकलौता लड़का व्यापार में उलझकर उन्हें समय नहीं दे सकता और रिमी को लगता है अब वो ही उस घर की सब कुछ है, जो करे वही सबको मानना होगा। मैंने कहा मौसी मुझे भरोसा नहीं होता कि बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, अपने माँ बाप को ही भूल जाएं। मौसी ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, रंजन ये दुनिया तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा दुखी मत हो। मौसी यह कहकर कुछ उदास हो गई। मैंने उनका ध्यान हटाने के लिए कहा, मौसी सब आपकी तरह प्यारे होते तो दुनिया कितनी अच्छी होती। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुझे कितनी प्यारी लगती हूँ बता तो ज़रा। मैंने कहा, मौसी आप मेरी माँ जैसी ही हैं और आप जानती ही हैं कि माँ के लिए मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आपसे कम कैसे कर सकता हूँ। मौसी ने मेरे माथे पर चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब ज़्यादा बातें नहीं, देख तेरी सांसें फूल रही है, थैला कुछ देर के लिए मुझे दे दे। मैंने आगे चलते हुए कहा, मौसी मुझे पता है आप मुझे कितना प्यार करती हैं, पर मैं अपनी माँ का कहना नहीं टाल सकता, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो मैं ही थैला लेकर जाऊँगा। मौसी मेरी जिद समझ गई और फिर इधर उधर की बातें करते हुए हम घर आ गए। करीब आधे घंटे बाद हम लोग वापस आ गए थे। आज इतना सामान लेकर इतनी दूर पैदल पहली बार चला था, वरना माँ कभी भी बिना बाइक के या रिक्शा के घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैंने फूलती सांस के साथ रसोई के दरवाजे पर झुककर सामान रखा तो उठने से पहले ही माँ ने मुझे गले से लगा लिया। मैं जब अलग हुआ तो देखा माँ आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? अब तो आपके कहने से इतनी दूर से सामान भी ले आया, फिर क्यों रो रही हैं आप? माँ के बोलने से पहले ही मौसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुमन तू सच कहती थी, रंजन तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आज एक पल के लिए भी इतना भारी थैला मुझे छूने नहीं दिया और मैंने कहा तो कहता है कि माँ ने कहा है तो इस काम को मैं खुद ही करूँगा। ये सुनकर माँ के आंसू और बढ़ गए और मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ रोइए मत, चाहे मौसी की बात ना मानने के लिए मुझे मार लीजिए। इतना सुनकर माँ के आंसू रुक गए और मुझे गले से कस के चिपका लिया। पर तभी दरवाजे पर जानी पहचानी आवाज़ आई। आंटी, वो आवाज़ अंजलि की थी जो मेरे हटते ही दौड़कर मेरे माँ के गले लग गई। वो रोए जा रही थी, माँ के लाख मना करने के बाद भी चुप नहीं हो रही थी। माँ ने उसके कान में कुछ कहा तो अंजलि तुरंत चुप हो गई और आंसू पोंछते हुए कहा, आपने मुझे एक दिन में पराया कर दिया। कल खुद कह रही थी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएंगी और मुझसे दूर जाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। माँ ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, मैंने कब तुझे पराया किया, अभी तुझसे मिलने तेरे स्कूल ही तो आ रही थी। अंजलि ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? माँ के बोलने से पहले ही झिलमिल ने बाथरूम के दरवाजे से निकलते हुए कहा, हाँ सच में। अंजलि ने पहली बार झिलमिल को देखकर चौकन्नी नज़रों से माँ को देखा तो माँ ने कहा, ये झिलमिल है मेरी बेटी, बाकी बातें रंजन से कर, तब तक मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अंजलि ने मुझे बड़े गुस्से में देखा और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए छत पर ले जा रही थी। मैं ये बता पाता कि छत पर दीदी होगी, इससे पहले ही उसने छत पर लाकर मुझे गले से लगाकर रोने लगी। अब मेरी समझ से बाहर था कि वो क्यों रो रही थी। मैं उसके सर पर हाथ फिराकर उसे बार बार चुप रहने को कह रहा था, पर उसके ऊपर तो जैसे कोई भूत सवार था। तभी दीदी के कमरे से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई तो अंजलि चौंक कर चुप हो गई और तुरंत अलग होते हुए बोली, यहाँ छत पर कोई रहता है, बता नहीं सकते थे। मैंने उसका ध्यान रोने से अलग करने को दीदी को मन ही मन में धन्यवाद दिया और बोला, तू मुझे बोलने ही कहाँ दे रही थी। अंजलि ने फिर गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ बोल पाता, वो बोली, माँ ने कुछ नहीं बताया तो तुम तो स्कूल आकर मुझे अपना पता बता ही सकते थे। मुझे उस सुमित से पता चला कि तुम यहाँ रहने आए हो तो स्कूल से पहली बार बंक मारकर यहाँ आना पड़ा। ये कहकर अपना पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उड़ेल दिया, पर तभी उसने कुछ ऐसा बताया कि मेरे आंसू झरने लगे। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।